देखिए, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हो चुका है, अभी दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, एक है अमाइन इन्वर्जन, एक है टाइप्स ऑफ सिमेट्री और कुछ क्वेश्चन। तो पहले हम बात करेंगे अमाइन इन्वर्जन की। क्या अमाइन इन्वर्जन डिस्कस हुआ था? नो क्या सर। नहीं? सर वही स्टार्ट करना था। हाँ तो ये स्टार्ट करना था। ठीक है, तो लिखिए अमाइन इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन ब्रैकेट में फ्लिपिंग, FLI फ्लिपिंग। अमाइन इन्वर्जन को या तो फ्लिपिंग बोलते हैं, अमाइन इन्वर्जन का दूसरा नाम है फ्लिपिंग। ठीक है, तो अमाइन इन्वर्जन का दूसरा नाम फ्लिपिंग है। देखो आजकल तो बहुत होता है, घर पे योगा योगा करते हैं ना, योगा क्या करते हैं, कभी हाथ नीचे कभी हाथ ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ठीक है ना। तो अमाइन वर्जन में ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा हाथ नीचे हाथ ऊपर, हाथ नीचे हाथ ऊपर, इस टाइप का। तो अमाइन वर्जन में क्या है, ध्यान दीजिए, हाथ नीचे हाथ ऊपर का ध्यान रखिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये है नाइट्रोजन, इसमें एक ग्रुप है R1, या वाली एक ग्रुप लगा है मिथाइल, H लगा H, दूसरा ड्यूटेरियम जो बाहर आया हुआ है, तीसरा ट्रिटियम जो पीछे गया है, और ये लोन पेयर। देखो ना, आप कहोगे सर ये तो कायरल है ना, ये नाइट्रोजन कायरल है, क्यों? चार डिफरेंट ग्रुप हैं जिनमें लोन पेयर है। ओके, अब हमने फास्फोरस भी लिया, फास्फोरस भी यहाँ पे हमारे पास है, फास्फोरस भी डिटो ऐसे ही, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम और एक लोन पेयर, ऐसे देख लीजिए, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम और लोन पेयर, इस प्रकार से चीजें हैं हमारे, राइट। ऐसा कहते हैं ये भी कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन कायरल, यहाँ फास्फोरस कायरल। लेकिन बच्चों इन दोनों कायरल एटम के पास एक खास बात है, क्या? कायरल एटम पे एक लोन पेयर, और ऐसा बोलते हैं कि लोन पेयर जो होता है, फास्फोरस थर्ड पेयर मेंबर है, और लोन पेयर on second period member is stable, on third period or onwards member is stable। तो यहाँ पे फास्फोरस और लोन पेयर स्टेबल है, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि फास्फोरस और लोन पेयर स्टेबल है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन बेटा ये नाइट्रोजन है, ये सेकंड पीरियड मेंबर है, और लोन पेयर ऑन सेकंड पीरियड मेंबर आर अनस्टेबल, सेकंड पीरियड मेंबर आर अनस्टेबल, राइट। लोन पेयर ऑन सेकंड पीरियड मेंबर आर अनस्टेबल। तो लोन पेयर ऑन सेकंड पीरियड मेंबर अनस्टेबल तो क्या होगा? देखो बच्चों, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल लोन पेयर, अभी लोन पेयर ऊपर की तरफ दिख रहा है, अभी लोन पेयर ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर उस एटम की सरफेस से ऐसा होता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी लोन पेयर ऊपर दिख रहा है, लोन पेयर ऊपर दिख रहा है, सारे ग्रुप नीचे की ओर झुके हुए, लोन पेयर ऊपर दिख रहा है, सारे ग्रुप नीचे की ओर झुके हुए। मॉडल के थ्रू देता हूं, मॉडल के लेता हूं, बेटर होगा। एक मिनट में मॉडल बहुत कमजोर हो गया। देखिए ध्यान दो, ये मॉडल मैंने बनाया है, इस पे ध्यान दें आप सभी लोग।
इसमें ये ब्लैक वाला नाइट्रोजन मान लीजिए, ब्लैक वाला मान लीजिए नाइट्रोजन जो आपको दिख रहा है ना, इस पे 3 ग्रुप लगे हैं, ग्रीन सॉरी ग्रीन ब्लू और रेड, है ना, और एक ही लोन पेयर ऊपर साइड दिख रहा, ऊपर लोन पेयर छोटा सा दिख रहा हो, है ना। तो 3 ग्रुप हैं और एक लोन पेयर है, दिख रहा है ये जो ब्लैक वाला एटम कायरल हो गया। मान लो अगर ये सेकंड पेयर मेंबर है, अगर ये थर्ड पेयर मेंबर है तो लोन पेयर स्टेबल होंगे, ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर ये सेकंड पेयर मेंबर होगा, इस पे लोन पेयर स्टेबल नहीं होंगे। अभी लोन पेयर ऊपर दिख रहे हैं, शेप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर दिख रहे हैं, और क्या अनस्टेबल होंगे, तो ये सरफेस पे होते हुए, ऐसे सरफेस पे होते हुए नीचे 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 साइड में देखना शुरू हो जाएंगे। और देखो जब लोन पेयर नीचे साइड में देखना शुरू हो जाएंगे, अभी लोन पेयर ऊपर है, सारे ग्रुप नीचे झुके हुए, देख लीजिए, अभी लोन पेयर ऊपर है, सारे ग्रुप नीचे झुके हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोन पेयर नीचे जाएंगे, लोन पेयर नीचे जाएंगे तो ऐसा होगा, देखिए ऐसा, लोन पेयर नीचे जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ से हटेगा तो क्या सरफेस हो तो नीचे जाएगा, जब ये लोन पेयर नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो बच्चों ये लोन पेयर सारे ग्रुप को रिपेल करेगा, सारे ग्रुप रिपल्शन कर ऊपर ऐसे ऐसे पहले ऐसे प्लेनर आएंगे, फिर ऊपर तक झुक जाएंगे, समझ रहे हैं। अभी लोन पेयर क्या है, अभी सब ऐसे नीचे झुके हुए, सब सारे सब नीचे झुके हुए, लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ से हटके नीचे चला गया तो लोन पेयर सबको रिपल करेगा, तो सारे सारे बॉन्ड पहले प्लेन में आएंगे, फिर ये उल्टा ऊपर झुक जाएंगे ऐसे, ठीक है, अदर साइड ऊपर साइड में झुक जाएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से उस ओरिजिनल मॉडल पे चलता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, इस पे लोन पेयर है, ये देखिए स्ट्रक्चर और लोन पेयर। सर तो स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। हाँ, स्ट्रेन को कम करने के लिए ना हो रहा है, देखो ये अनस्टेबल है, स्ट्रेन है तभी ना अनस्टेबल है। सेकंड पेयर मेंबर पे लोन पेयर स्टेबल नहीं होता। अब सेकंड पेयर मेंबर पे लोन पेयर स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, देखिए ये लोन पेयर नीचे की तरफ जाएगा, जब अभी लोन पेयर ऊपर है, सारे ग्रुप नीचे की तरफ झुके हुए हैं, लोन पेयर ऊपर है, सारे ग्रुप नीचे झुके हुए हैं, थोड़ी देर में क्या होगा, लोन पेयर नीचे जाएगा, सारे ग्रुप ऊपर की तरफ झुक जाएंगे, देखिए ऐसा, ये देखिए, देखिए अगर लोन पेयर आप देख सकते हैं, जस्ट अगर लोन पेयर नीचे चलेगा, सारे ग्रुप ऊपर की तरफ बेंड हो जाएंगे, रेड रेड ऊपर की तरफ चला गया, ब्लू वाला ऊपर चला गया, ग्रीन वाला ऊपर चला गया, देख लीजिए, है ना। तो आप देखें, अगर सारे ग्रुप अभी सारे ग्रुप नीचे हैं, लोन पेयर ऊपर, अगर लोन पेयर नीचे चला गया, सारे ग्रुप ऊपर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे सारे ग्रुप ऐसे ऊपर हो जाएंगे, दिख रहे, ठीक है ना। ये ब्लू वाला ब्लू 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 के साथ है ना, रेड रेड के साथ है, ग्रीन ग्रीन के साथ है, लेकिन सब ऊपर चले गए। तो कहेंगे ये स्ट्रक्चर हमारे पास था, और चूंकि लोन पेयर अनस्टेबल है तो ये अपने आप बन गया, ये वाला अपने आप बन गया, ये था हमारे पास, ये वाला था हमारे पास, और ये हमारे पास अपने आप बन गया, ये वाला। तो बच्चों एक था और दूसरा बन गया, और दोनों देखो आपस में मिरर मैच लग रहा है, देखो ना दोनों मिरर मैच लग रहा है, ब्लू का ब्लू, रेड का रेड, ग्रीन का ग्रीन, है ना। एक कंपाउंड था, लेकिन जिसपे लोन पेयर थे, ये कायरल था, जिसपे लोन पेयर थे वो सेकंड पेयर मेंबर था, लोन पेयर स्टेबल नहीं, तुरंत ये फ्लिप होकर दूसरा बना दिया, सारे एटम नीचे झुके हैं, फिर सारे एटम ऊपर झुक जाएंगे, और नीचे से ऊपर जाते हैं बीच में कभी ऐसा होगा सारे एटम फ्लैट भी हुए होंगे, सारे एक ही प्लेन में आए होंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि देखिए ऐसा लग रहा है ग्रुप, जो ग्रुप है ना योगा कर रहे हैं, सारे ग्रुप नीचे झुके, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर ना, ये लगातार आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहेगा, और ये 1 सेकंड में, जैसे याद है 10⁻⁶ टाइम्स होगा, बहुत फास्ट होता है। तो अभी हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बात ऐसी आती है, अभी ये स्टेबल है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कि यहाँ ये स्टेबल नहीं है, यहाँ ये नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं, तो किसमें जाएगा, देखो जरा, ये फ्लिप होगा, नाइट्रोजन वहीं रहेगा, लोन पेयर नीचे आ गए, ये लोन पेयर नीचे आ गए, ये H ऐसा चला जाएगा, D ऐसा चला जाएगा, D ऐसा चला गया, और T ये ऊपर साइड चला जाएगा, T है, और ये T भी ऐसा जाएगा, T सारे के ऊपर से झुक जाए। तो आपको लगेगा ये भी कायरल था, ये भी कायरल है, लेकिन क्या हुआ, अगर नाइट्रोजन है इसके लोन पे स्टेबल नहीं, तुरंत फ्लिप होकर बनाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करेंगे, बोथ आर एनिशोमर्स, और एनिशोमर्स इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड जो होगा, ये फ्लिपिंग कारण क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये कंपाउंड वैसे ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी कायरल ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये अपने आप फ्लिप होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे याद है स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म,
स्क्यू फॉर्म, आप रखते हो इक्लिप्स, अपने आप स्टैगर्ड बन जाता, स्टैगर्ड अपने आप स्क्यू बन जाता, सो आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उनको अलग करना मुश्किल है। उसी प्रकार क्या है सर, ये रखोगे ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों हमेशा को एग्जिस्ट करेंगे, किसी एक को अलग करना संभव नहीं है। तो सेकंड ये लोगे फिर फ्लिप होके बना देगा, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड पेड नंबर पे लोग स्टेबल नहीं है, ये अपने आप फ्लिप होता रहता है, लेकिन ये स्टेबल है, यहाँ फ्लिपिंग नहीं होगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। कायरल ये भी है, कायरल ये भी है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, क्योंकि फ्लिप होकर दूसरा कंपाउंड नहीं बनाया, ये कायरल होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, क्यों? अपना मिरर इमेज बनाएगा, अपना रेशियोमर बनाएगा, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको ही हम अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं या फ्लिपिंग बोलते हैं। इसमें ऐसा शुरू में ऐसे बोला ना, ऐसे सारे ग्रुप नीचे सारे ग्रुप ऊपर हो गए, ग्रुप नीचे ग्रुप ऊपर, ग्रुप नीचे ग्रुप ऊपर, बहुत फास्ट होता रहता है, इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे तो ये ऑप्टिकल सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे इसमें आंसर क्या है, ये कायरल है, हाँ ये कायरल है, ये भी कायरल है, बिल्कुल कायरल है, लेकिन कायरल होने के बाद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? ड्यू टू फ्लिपिंग, और ये ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों? यहाँ फ्लिपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहले तो समझ लो, लिखा तो हम देंगे, लिखाने में तो एक लाइन लगेगी अमाइन इन्वर्जन क्या होता है, और चूंकि ये अमीन है, अमीन के कोई भी सेकंड पेड नंबर हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि अमीन से शुरुआत होती है, इसलिए इसको अमीन में इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए नाम अमाइन इन्वर्जन भी देते हैं। जनरल नाम क्या है, फ्लिपिंग, फ्लिप होना, इसका जनरल नाम है फ्लिपिंग, बट अमाइन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। तो काइंडली मेंशन करें, अमाइन इन्वर्जन क्या, काइंडली मेंशन करें, लिखें, लोन पेयर्स आर अनस्टेबल, सॉरी लिखें, सर नोट्स में हाँ पहले फोटो बना ले दोनों, नहीं बना रहे सर। पहले फोटो बनाओ फिर यस सर। तुमने फोटो, देखिए बच्चों अमाइन इन्वर्जन क्या है, समझ गए, देखिए नोट नंबर 1, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो, नोट में है। हाँ हाँ नोट में लिखिए ना, अमाइन इन्वर्जन तो समझ गया होता क्या है, फ्लिप हो रहा है, इसी को अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं। इसलिए कंडीशंस क्या क्या लिखें, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो अमाइन इन्वर्जन, देखिए compound should have a chiral center, compound should have a chiral atom, compound should have a chiral atom, compound should have chiral atom, ब्रैकेट में sp3 hybrid, compound should have a chiral atom, ब्रैकेट में sp3 hybrid, bracket close, with one lone pair, with one lone pair in acyclic compound, with one lone pair in acyclic compound, with one lone pair
असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है सर हाँ जी सर अगर दो कायरल सेंटर्स हुए तो? बेटा फ्लिपिंग जो होती है किसी एक कायरल सेंटर के अराउंड सोचना होता है, ठीक है ना। अगर दो कायरल सेंटर हुई तो उसमें जो सेकंड पेयर मेंबर होगा उसके अराउंड फ्लिपिंग होगी और जो थर्ड पेयर मेंबर होगा उसके अराउंड फ्लिपिंग नहीं होगी। अमाइनो एसिड सेकंड पेयर के अराउंड होगा, दो होंगे तो देखो अगर दोनों सेकंड पेयर हैं और लोन पेयर है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अभी कंडीशन लिख लो कि कंपाउंड शुड हैव, कंडीशन मैं भूल गया फिर से गड़बड़ा जाएगा, पहले स्टेटमेंट पूरा करना चाहिए। कंपाउंड शुड हैव क्या था? A chiral atom sp3 hybridized. Compound should have chiral atom bracket में sp3 hybridized in acyclic compound. Acyclic को अंडरलाइन करेंगे, in acyclic compound with one lone pair. With one lone pair. In acyclic compound with one lone pair, with one lone pair on second period, on second period number, with one lone pair on second period number. ठीक है सर एक बार और रिपीट करिए। बेटा पता है जितने बार बोले उतने बार चेंज हो जाएगा, ये तो मैं लिखा होता कहीं से पढ़ देता, बार बार बोलवा देता। ठीक है कंपाउंड शुड हैव, compound should have one chiral atom bracket में second period, compound should have one chiral atom bracket में second period compound should have one chiral atom bracket में second period आगे क्या लिखा है बच्चों? सब ब्रैकेट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके 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 फिर मैं चेंज करता हूँ। कंपाउंड शुड हैव वन chiral atom ब्रैकेट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड with one lone pair in a cyclic compound on second period member. With one lone pair in a cyclic compound on second period member. Compound should have one chiral atom bracket में sp3 haverase bracket close in a cyclic compound with one lone pair in second period on second सर आगे बोले सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है वो साइक्लिक है। अरे तो असाइक्लिक होना चाहिए, असाइक्लिक लिखवाया, असाइक्लिक नहीं असाइक्लिक। ओके सर हाँ डेफिनेशन में असाइक्लिक होना चाहिए, तो असाइक्लिक तो है। तो होना क्या चाहिए मैं फिर से बता दूं, कंडीशन लिखनी है कंपाउंड होना चाहिए, कंपाउंड में sp3 हाइब्रिड एटम होना चाहिए, सेकंड पेयर नंबर जो सेकंड पेयर होना चाहिए उस पे एक लोन पेयर होना चाहिए। कंपाउंड में एक सेकंड पेयर में एटम एक कायरल एटम सेकंड पेयर में एटम होना चाहिए और कायरल होना चाहिए। तो जो कंडीशंस मैंने लिखा है देखो यहाँ लिख देता हूं फिर से, ठीक है कि सेकंड पीरियड कायरल एटम होना चाहिए, सेकंड पीरियड कायरल एटम इसमें और क्या होना चाहिए विद वन लोन पेयर और sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और इन असाइक्लिक कंपाउंड असाइक्लिक। अगर डेफिनेशन गड़बड़ हुई है तो हम दोबारा फिर सारी कंडीशन लिख लें कि कायरल होने कंडीशन सेकंड पीरियड कायरल एटम होना चाहिए विद लोन, एक लोन पेयर होना चाहिए, उस पे sp3 हाइब्रिड एटम होना चाहिए और असाइक्लिक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो कायरल होगा, अगर ये कंडीशंस हैं तो वो कायरल होगा, अगर वो कायरल नहीं होगा, राइट। अगर ये कंडीशंस हैं तो कायरल होगा। कंडीशन समझ के सारी सारी लिख लीजिए तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और नोट नंबर 2 लिखिए इसके बाद, नोट नंबर 2 लिखिए लोन पेयर आर अनस्टेबल, lone pair are unstable on second period member hence तो सेकंड पॉइंट है। हाँ lone pair नोट नंबर 2 लिखा रहा हूं आपको, lone pairs are unstable on second period member hence
hence they keep on flipping, hence they keep on flipping because of that optically active amine, because of that optically active amine becomes optically inactive, because of that optically active amine, इसकी मैं बात कर रहा हूं, because of that optically active amine becomes optically inactive due to formation of Western mixture, due to formation of Western mixture, due to formation of Western mixture, समझ रहे हैं? तो फिर बता दूं, मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ फॉस्फोरस है, लोड पे स्टेबल है, फ्लिप नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, फ्लिप होगा, फ्लिप होके देखिए कायरल तो है, इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, फ्लिप होके ये बना देगा, मैं रखा तो ये दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे और मिक्सचर के फॉर्म में रहेंगे, तो नेट में सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई पूछे इसका कंपाउंड, ये कायरल तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज़ ऑफ फ्लिपिंग, ये भी कायरल है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज़ फ्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 लिखा होगा। बेटा माइक्रोफोन अपने ऑफ रखें। देखिए नोट नंबर 3, ये देखिए, ये आपने कहा कि नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे H है, ये आगे आया हुआ D है, पीछे क्या हुआ T है, ये लोन पेयर जब फ्लिप होगा तो ऐसा बनेगा, देखिए ये नाइट्रोजन नीचे, लोन पेयर नीचे आ जाएंगे, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, डी आगे आ जाएगा यूं, और ये टी आ जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ है, दोनों मेरे, और ये यहाँ से यहाँ जाने के बाद देखिए ये नीचे तो झुका हुआ है, ऊपर झुक गया, लेकिन इस दौरान क्या होगा, बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जहाँ पे पूरा एक प्लेन में होगा नाइट्रोजन, जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में हाइड्रोजन होगा, उसी प्लेन में ड्यूटेरियम होगा, उसी प्लेन में ट्रिटियम होगा, बीच में प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लेनर, ये बिल्कुल इस तरह एक पूरा प्लेन आ जाएगा, है ना। यहाँ नाइट्रोजन का sp2 हाइड्रोजन sp3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp3 होगा, लेकिन बीच में जब यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, बीच में एक ऐसा समय आया होगा जब ये प्लेन में आ गई, प्लेनर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो फ्लिपिंग होता है, कुछ ऐसा होगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट सेम है और यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये एक्सपेंशन स्टेट है, ये ऐसे मूव करेगा, ये पहले sp3 था, बाद में फिर sp3 हो गया, लेकिन एक sp3 से दूसरे sp3 जाने में बीच में sp2 होना पड़ेगा, एक sp3 से दूसरे sp3 जाने में बीच में sp2 होना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार से फ्लिपिंग होती है। ये याद करिए, एमएस चौहान ने जीओसी में थर्ड क्वेश्चन दिया, इसी से यही दिया कि होता क्यों है, वहां पे उसका आंसर था अमाइन इन्वर्जन। एमएस चौहान जीओसी का तीसरा क्वेश्चन, और वहां नहीं होता भी अमाइन इन्वर्जन, तो यहाँ पढ़ाना, ठीक है ना। तो अमाइन इन्वर्जन क्या होता है, ये बात आप समझ गए होंगे, कैसे फ्लिपिंग होगी, क्या होगा, अमाइन इन्वर्जन होता क्या। ओके, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, आखिरी नोट है बच्चों फ्लिपिंग का। फ्लिपिंग का छोटा सा कंसेप्ट है, खत्म हो चुका है, बट फिर भी एक छोटा सा एक नोट लिख देते हैं। देखो क्या होता है इसमें, ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं पूछूं कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसमें इधर क्योंकि ऐसा है, एक इधर है,
टी ग्रुप है, यहाँ ये लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर हो गए, यहाँ पे लोन पेयर है ये, देखें ऐसे, ये कायरल भी है। क्यों कायरल है? तीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए इसलिए कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे उसके कायरल है, राइट? ऐसे चारों ग्रुप डिफरेंट है, देखो इधर एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर और चौथा ये लोन पेयर तो है। तीनों ग्रुप डिफरेंट क्यों है? ऐसे यहाँ से बढ़े आगे तो यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर खाली है, यहाँ पे लगे दो सेंस डिफरेंस में, ये कायरल है। लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक है तो कुछ ऐसा होगा, देखिए इस टाइप से। देखो चलो, ये साइक्लिक है, देखो जरा, इसमें कुछ ऐसा आ गया, देख रहे, ये रिंग बन गई, ठीक है, इसमें रिंग बन गई। ऐसे देखो, ये जिसको मैंने पकड़ा हुआ कायरल है, क्यों? एक ग्रुप अलग है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, ये ऐसा। लेकिन है क्या, क्या ये फ्लिप हो पाएगा? सर ये फ्लिप हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो जरा, फ्लिप होने का ना होने का रीजन देखिए, फ्लिप ना होने का रीजन देखिए, ये जो रिंग है, रिंग कहते हैं, रिंग जब फ्लिप हो रहा होगा, रिंग में जब फ्लिप होती थी दोनों, ये जो एटम है ना, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी ना, जब फ्लिप होगा ना ये तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। और आप बताइए, जब फ्लिप होता है तो ये डिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्या ये इसको ऊपर जाने देंगे? ऊपर जाने के क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, यहाँ से पहले ऐसे बॉन्ड तोड़िए, तब ऊपर ऐसे फ्लिप कर दीजिए इसको ऐसे, और फिर बॉन्ड ऊपर जोड़ दीजिए। क्योंकि जब ये ऐसे, ये देखिए ये यहाँ पास में है, लेकिन जब फ्लिप होंगे तो ऊपर जाकर बीच में इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, देखिए ऐसे, वही पास में, ये दोनों ऐसे पास में है यहाँ पे, लेकिन जब फ्लिप करोगे तो ये ऊपर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड टूट जाएगा। और साइक्लिक कंपाउंड में बॉन्ड टूट नहीं सकता आसानी से, इसे साइक्लिक कंपाउंड जो फ्लिप नहीं होते, इसलिए कहा है ये बांध के रखा है दोनों को, ये ऊपर जाने के लिए दोनों को दूर जाना होगा, दोनों दूर जाना संभव नहीं है, इसलिए फ्लिप नहीं होगा, ये फ्लिप नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या, इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है असाइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक हुआ तो फ्लिप नहीं होगा। ये कायरल है, सेकंड पेयर में एटम पे लोन पेयर भी है, लेकिन ये कायरल बिकॉज ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ये ऊपर जाके एटम नहीं जा पाएंगे, फ्लिप नहीं होगा। तो देखिएगा इस कंपाउंड में जो लिखा है नॉट फ्लिप, इसकी कहानी लिखी क्या करें, कायरल है, हाँ कायरल है, फ्लिपिंग नहीं, फ्लिपिंग नहीं होगी, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। वहीं अगर ऐसा लिखते देखो तो एन एच मिथाइल इथाइल या लोन पेयर, आप इसका नाम क्या था, बोलो कायरल है, आप भी बोलो ना कायरल है, कायरल है, फ्लिप होगा, हाँ फ्लिप होगा इसमें, सेकंड पेयर में लोन पेयर स्टेबल नहीं होते और फ्लिप होगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये है ऑल अबाउट फ्लिपिंग, ऑल अबाउट अमाइन इन्वर्जन, और बहुत सिंपल चीज थी अमाइन इन्वर्जन क्या होता है। और अमाइन इन्वर्जन इसलिए उससे मैंने पढ़ा क्योंकि अमाइन इन्वर्जन में एक आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों? अरे आपने लिया ये, बन गया अपने आप ये, और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सॉरी दोनों कायरल हैं, ये भी कायरल, ये भी कायरल, और दोनों कायरल का इक्वल मिक्सचर ले रही थी, रेशियो मिक्सचर होता है, रेशियो मिक्सचर तो अभी बताया ना जीओसी में कैसे पढ़ा थी रेशियो मिक्सचर, इसलिए ये यही समझ, ठीक है। अमाइन इन्वर्जन हो गया। अमाइन इन्वर्जन की बात हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। आपसे मैंने कहा था, इसको नोट करिए, फिर टाइप्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस करते हैं। सर इन्वर्जन एनर्जी क्या होता है सर? सर म्यूट करके चले गए।
अरे म्यूट करके चले नहीं गए भाई, आप लोग नोट कर रहे हैं इसलिए वेट कर रहे हैं, चले करिए। चलिए इसका देखिए, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल, राइट। बच्चों मॉलिक्यूल में चार टाइप की सिमेट्री होती है। पहली होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरी होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। तीसरा होता है एक्सोसिमेट्री, AOS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सोसिमेट्री। और चौथा होता है RROS, इसको बोलते हैं रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, राइट। सर एक अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ना होता है, इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा, इसी को एक और नाम है आखिरी वाले का, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। रोटेशन रिफ्लेक्शन का एक और नाम है अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। इसमें बच्चों जो AOS जो है ना, इसको हम ब्रैकेट में C और बेस N लिखते हैं, CN हो सकता है, C2, C3, C4, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और इस ROS को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, S बेस N, S बेस S में S2, S3, S4, कुछ भी S5, S6, S7। रोटेशन रिफ्लेक्शन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सिस सिमेट्री को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशन रिफ्लेक्शन को C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम S से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसमें देखो, किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है और ये जरूरी है। आई रिपीट वंस अगेन, किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए फर्स्ट, सेकंड और लास्ट ये नहीं होने चाहिए। थर्ड वाला हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस सिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री ये नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, ये पार्ट C है ना, ये C वाला किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन प्राइमरी कंडीशन नहीं है। इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाए, लिख जाए इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव होने की जरूरी क्या नहीं है, तो एक्सिस सिमेट्री होना जरूरी, होना या नहीं होना में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाकी सब नहीं होना चाहिए, ना तो ये हो, ना तो ये हो, ना तो ये हो। हाँ बोलिए सर n इक्वल्स टू 2 ही होगा सर, n इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता बेटा। वहाँ। नहीं, मिनिमम 2 तो होगा ही ना सिमेट्री होने के लिए। 1 क्यों नहीं होगा, थोड़ी देर में अपने आप समझ जाएंगे। मैं डेफिनेशन लिखाऊं, क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. S2, S3, S4, S5, C2, C3, C4, C5, C6, कुछ भी। चलिए शुरू करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक लगा है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए वो नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो तो भी एओएस है तो भी हो सकता, नहीं है तो भी हो सकता। इसलिए जरूर मेंशन करिएगा एक्सिस सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव होने या ना होने की कोई कंडीशन नहीं है। बाकी तीनों है, नहीं होने चाहिए।
Let us start with center of symmetry. COS. देखो बच्चों, ये एक ऐसा सर point पीओएस का क्या फुल फॉर्म है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस होता प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे ये देखिए C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H H, ये ट्रांसफॉर्म है। इस ट्रांसफॉर्म में ये एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन अगर ड्रॉ की जाए, जब लाइन ड्रॉ करें तो देखो जरा, ऐसे लाइन ड्रॉ की, इधर मिथाइल बन रहा है, इधर मिथाइल बन रहा है, ऐसे लाइन ड्रॉ की, इस सेंटर से लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर दी इस टाइप से, ऐसे, तो इधर भी H मिल रहा है, इधर भी H मिल रहा है। यानी एक ऐसा पॉइंट अगर वहां से लाइन ड्रॉ की जाए तो लाइन दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप से मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट मॉलिक्यूल के अंदर जिससे लाइन ड्रॉ की जाए, लाइन दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप से मिले, अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए NH CO CO NH H ऊपर, CH3 नीचे, यहां देखिए CH3 ऊपर, H नीचे। ध्यान दो, ये पॉइंट है, ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यों? इससे लाइन ड्रॉ की, इधर जाने पे जितनी देर इधर CO मिलता है उतनी डिस्टेंस इधर CO मिलता है। रैंडम इधर देखिए सेम चीज इधर है, ऐसी आप ऐसे डायरेक्शन ड्रॉ करो तो भी H और H मिल रहा है, ऐसे ड्रॉ कर दो H और CH3 CH3 मिल रहा है। नहीं, एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन अगर ड्रॉ की जाए और लाइन क्या करेगी, दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप से मिलेगी। लाइन दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप से अगर मिल रही है तो क्या बोलेंगे, वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है। उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है, दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहे हैं, तो वो लाइन वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ये लाइन किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। लिखिए जरा, a point inside a molecule is known as center of symmetry. A point inside a molecule is known as center of symmetry. A point inside a molecule is known as center of symmetry if a line drawn through it, if a line drawn through it intersects identical group at equal distance, intersects identical group at equal distance in both the directions. ठीक है सर, आइडेंटिकल ग्रुप के बाद क्या बोले? आइडेंटिकल ग्रुप at equal direction, at equal distance, identical group at equal distance in both the directions, ठीक है। तो हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप देखो ये ट्रांसफॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसका सिस फॉर्म बनाकर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती,
इसका सिस फॉर्म बना के देखो, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती नहीं। इस कंपाउंड का सिस फॉर्म बना देखो ऐसे, C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3। देखो जरा, यहाँ कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस पॉइंट को लोगे भी, देखो ना, लाइन ड्रॉ करोगे, इधर CH3 मिलेगा, इधर H मिलेगा, यहाँ पे COS नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, ये बात आप समझ गए होंगे। आफ्टर सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। आज मैं फोटो नहीं खींच रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, कैमरे में मेरे बैटरी नहीं है। हाँ लिखिए, दूसरा होता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब तक जो सिमेट्री आपको मैंने बताई है वो यही वाली थी। अब तक जो सिमेट्री आपने पढ़ी है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री ही थी, राइट। ठीक है, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही थी। क्यों? आप एक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे अल्फाबेट ए है ना, आप क्या करते हो, अल्फाबेट ए को आप एक ऐसा प्लेन मिल जाता है जिसमें आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, दोनों हाफ एक दूसरे मिरर इमेज होंगे। अल्फाबेट ए को लिए एक ऐसा प्लेन होता है जो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों मिरर इमेज होते हैं। ऐसा प्लेन अगर मॉलिक्यूल मिल जाए तो उसे बोलेंगे हाँ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो इसे, ये हम बना रहे हैं सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म। सर तो जिसका भी मिरर इमेज बनेगा वो POS होगा। हाँ, एक ऐसा प्लेन जरूर होना चाहिए। ये प्लेन, देखिए ये प्लेन है ना, ये प्लेन इसका POS है, POS है ना। इसमें एक POS हो, देखना POS है ना इसमें। इस प्लेन को हम कट करो, देखो 2 इक्वल हाफ पे डिवाइड होगा, दोनों मिरर इमेज होंगे। इसमें एक तो POS ये है, इसमें 2 POS है बच्चों, एक POS ये है। अच्छा, एक ऐसा बोलते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते समय जो एटम प्लेन में आ जाते हैं वो उस प्लेन के अंदर जिन एटम से होकर प्लेन गुजरता है, जिन एटम या ग्रुप से होकर प्लेन गुजरता है, वो एटम या ग्रुप प्लेन के अंदर समा जाते हैं, ना इधर दिखते हैं ना उधर दिखते हैं। जब प्लेन इमेजिन करेंगे तो क्या देखेंगे, जिन ग्रुप से या जिन एटम्स होकर प्लेन गुजरेगा वो सब प्लेन के अंदर समा जाएंगे, उधर उधर नहीं दिखेंगे। तो ऐसा सोचिए जरा, इससे फॉर्म था। एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने ब्लू वाला बना दिया, इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रहा, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ये दूसरा POS है। क्यों? ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, ये प्लेन जब ऐसा जाएगा तो ये H, ये CH3, ये कार्बन, ये H और CH सब उस प्लेन में समा जाएंगे। सारे एटम उस प्लेन में समा जाएंगे, क्योंकि सारे एटम उस प्लेन के अंदर समा रहे हैं। तो देखो ना, उस प्लेन के इधर भी खाली, उस प्लेन के पीछे भी खाली, तो खाली खाली मेरे में जो है ना, मतलब प्लेन इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। ये पूरा मॉलिक्यूल जिसमें ये H, सारे कार्बन सारे H प्लेन में समा जाएंगे, ये एक मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो इस फॉर्म में 2 POS है, एक POS ब्लू वाला, एक POS ये रेड वाला। इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो देखिए जरा, इसका ट्रांसफॉर्म सोचिए जरा, C डबल बॉन्ड C H H CH3 CH3। इसके ट्रांसफॉर्म में देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो था, ये बनाया था हमने, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये नहीं है। क्यों? फिर क्या हो, ये POS नहीं है, मिरर इमेज नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसको देखो, ये जो है ये POS होगा, ये वाला POS है, यहाँ पे POS है, लेकिन कौन सा POS है, मॉलिक्यूलर प्लेन। क्योंकि ये जब सारे एटम प्लेन में समा गए, ना इधर देखेंगे ना उधर भी खाली, इधर भी खाली। तो इसके सिस फॉर्म में 2 POS है और ट्रांसफॉर्म में एक ही POS है, ट्रांसफॉर्म में एक ही POS है, ब्लू वाला POS नहीं। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसमें भी सर हाँ बोलिए।
सर अगर ट्रांस हम्म, सर अगर ट्रांस में CH3 और CH3 के बीच से एक प्लेन कट करेंगे तो दोनों तरफ H और H हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए मैं प्लेन रख देता हूँ, ये लीजिए ऐसा ना, यही है प्लेन, ऐसा बोल रहे हो। यस सर। तो देखो ना, अगर ये ऐसा प्लेन जा रहा है, ये मिरर में जिधर H है तो यहाँ H कहाँ है, H इधर ना होना चाहिए यहाँ पे। इस मिरर से इतनी दूर H है क्या, इस मिरर से इतनी दूर H है अदर साइड में, नहीं ना? नो सर। प्लेन नहीं होगा, ऐसे ले लो प्लेन, लेकिन क्या होगा, इधर H है, उधर उतनी दूरी पे H, इतनी यहीं पे यहाँ कहीं H होना चाहिए, H नहीं है वहाँ पे, राइट? मिरर में होने चाहिए दोनों पार्ट, तो बोलेंगे ठीक है प्लेन। सर। देखिए डेफिनेशन लिख लें। A plane inside a molecule is known as plane of symmetry. A plane inside a molecule is known as a plane of symmetry if it divides given plane, if it divides given plane into two equal halves, if it divides given plane into two equal halves which are mirror image of each other, which are mirror image of each other. सर एक बार रिपीट कीजिए ना। A plane inside a molecule is known as plane of symmetry. A plane inside a molecule is known as plane of symmetry if it divides it into two equal halves. If it divides it into two equal halves, which are mirror image of each other, which are mirror image of each other. ठीक है? तो अगर कोई ऐसा प्लेन आपको मिलता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो जरा, अगर हम लेते हैं CA4, तो CA4 मतलब ये कार्बन है और इस पे एक ए इधर लगा हुआ है, एक ए इधर लगा हुआ है, एक इधर आगे निकला हुआ है, एक इधर गया हुआ है और एक पीछे गया। ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? मॉलिक्यूलर प्लेन वाला है सर। कितने प्लेन ऐसे आपको इमेजिन हो रहे हैं? कितने प्लेन नजर आ रहे हैं आपको? एक। तीन। सर 3 प्लेन लग रहे हैं सर। ठीक से देखिए, 6 प्लेन। 6 प्लेन। ये रहा CA4, ये रहा CH4 टाइप CA4, दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल। अब कौन कौन से प्लेन आपको लेने हैं? कौन कौन से प्लेन लेने हैं? तो ऐसा बोलते हैं, देखिए आप प्लेन कौन कौन सा ले सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेन लीजिए जो इन दोनों से होके जाता हो, किन्हीं दो एटम्स में। हाँ लेता हूं, देखिए ये हम इन दो एटम को पकड़ लेते हैं, इन दोनों को जिनको मैंने पकड़ लिया, देखिए इन दोनों। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को पकड़ा मैंने, तो ऐसा प्लेन ले लो जो इन दोनों व्हाइट एटम से जाए और इस ब्लैक वाले से जाए, मतलब इन दोनों व्हाइट और ब्लैक से होके प्लेन जा रहा है। तो देखो जरा, जब इन दोनों व्हाइट से होके जाएगा, ऐसा प्लेन जाएगा, यूं प्लेन ऐसा जाएगा, ठीक है ना? तो ये दो हाफ, ये दोनों व्हाइट और ये ब्लैक तो प्लेन के अंदर समा जाएंगे और प्लेन यहां से निकलेगा जब, ऐसा प्लेन है ये। रिपीट वंस अगेन, ऐसा प्लेन जाएगा, ये प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, यूं प्लेन है, ऐसा प्लेन आपकी तरफ आ रहा है। जब प्लेन यहाँ बाहर से निकलेगा, दोनों व्हाइट व्हाइट मिरर इमेज होंगे ना, तो कौन सा प्लेन हो गया? देखिए ये प्लेन, ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन। इस एटम, इस वाले एटम से वाला प्लेन ऐसा ले लो, ये प्लेन इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा और ये यहां से निकलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एक काम करो, एक प्लेन आपने इसके इसको इसके साथ मिला के लिया प्लेन, ऊपर वाले एटम को इसके साथ मिला के प्लेन लिया, फिर ऊपर वाले एटम को इसके साथ प्लेन ऐसे मिला के प्लेन लीजिए, तो भी यही होगा, ऐसा प्लेन आएगा, मेरी साइड निकलेगा ये। फिर ऊपर वाले एटम को इसके साथ मिला के लीजिए, मतलब ऊपर वाले को इधर मिलाइए, 3 जगह मिला सकते हैं ऊपर वाले को, किसके साथ?
ऊपर वाले को इसके साथ, ऊपर वाले को इसके साथ, ऊपर वाले को इसके साथ, ऐसे मिलाइए 3 जगह, इधर मिलाइए एक प्लेन, इधर मिलाइए दूसरा प्लेन, इधर मिलाइए तीसरा प्लेन, 3 प्लेन बन जाएंगे, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, 3 प्लेन बन जाएंगे, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, किसके साथ, एक ऊपर वाले के इसके साथ एक प्लेन ऐसा, इसके साथ ए, इसके साथ। फिर समझ लो एक बार और मैं बता देता हूं, देखो जरा, अगर प्लेन ऐसा होके जाए ना, ये प्लेन देखिए जरा, ये प्लेन निकलेगा, ये प्लेन ऐसा जा रहा है, ये दोनों व्हाइट एटम है, प्लेन जा रहा है, ब्लैक होकर यूं जा रहा है, ऐसा प्लेन जाएगा तो ये इधर सामने से निकलेगा यूं, व्हाइट और व्हाइट मिरर इमेज होंगे दोनों। तो ऐसे केस में प्लेन कितने हो गए, 3 तो मैंने आपको बताए, कौन कौन से 3 बताए देखिए जरा, ऊपर वाले का इसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसा प्लेन, ऊपर वाले का इसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसा प्लेन, ऊपर वाले का इसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसा प्लेन, 3 हो गए। इसके अलावा 3 और है, कौन से, अरे मैंने ऊपर वाले का सबके साथ कॉम्बिनेशन लिया ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों से ब्लैक होके जा रही है, ऐसे प्लेन जा रहा है, ऐसे जाएगा तो यूं आगे से निकलेगा तो मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक इन दोनों कॉम्बिनेशन लो ऐसा प्लेन, एक इन दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा प्लेन, एक इन दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा प्लेन, आई रिपीट, ये प्लेन और ये प्लेन, कितने प्लेन हो गए, 3 तो मैंने पहले बताए थे, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, आप लोगों ने 3 तो सोचा था, लेकिन उस तरीके से ये एक ही प्लेन लीजिए, एक ही प्लेन लीजिए, एक ही प्लेन लीजिए, तो कितने प्लेन हो गए 6, यानी इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 6 पीओएस। फिर देखो CA3B, अब CA3B हो गया तो देखो मान लो ये A आ गया, यहाँ फिर A है, यहाँ आगे B है, यहाँ B है, देखो ये डिफरेंट एटम कर दिया, ऐसा करते हैं सर CA3 ना 3 हो, B देखो, हाँ CA3B, सॉरी, ये देखो ठीक है ना। अब देखो इसको मॉडल में, इसमें 3 पीओएस बचे हैं, कौन क्यों 3 पीओएस बचे, देखो यार कौन से 3, ये वाले, ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन का व्हाइट के साथ एक प्लेन, इस ग्रीन का इस व्हाइट के साथ एक प्लेन, इस ग्रीन का इस व्हाइट के साथ प्लेन, वही 3 प्लेन हो, ग्रीन और व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट। क्यों ऐसा प्लेन लोगे ना, जब ये प्लेन ब्लैक होता है यूं निकलेगा, ऐसे बी से निकलेगा तो ये व्हाइट व्हाइट मिरर इमेज होंगे, ठीक है ना। जब प्लेन ऐसा ही होगा और ये यहां से निकले तो ये दोनों मिरर इमेज होंगे, आपके साइड दोनों होंगे, ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। तो ग्रीन का व्हाइट के साथ एक प्लेन, ग्रीन का व्हाइट के साथ दूसरा, ग्रीन का व्हाइट के साथ तीसरा, यही 3 प्लेन है। क्यों, अब इन दोनों का से जनरल प्लेन लोगे ना, इन दोनों का, या इन दोनों का प्लेन लोगे, ये दो प्लेन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों, ये प्लेन जाएगा लेकिन जब यहां से निकलेगा तो ग्रीन और व्हाइट मिरर इमेज नहीं होंगे, ग्रीन और व्हाइट मिरर इमेज नहीं होंगे, समझ रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें 3 खाली होगा ना, 3 बचेंगे, क्यों, सिर्फ कौन से, ऊपर वाले का इसका, ऊपर इसका, ऊपर इसका, ये जो वर्टिकल वाले थे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह जाएंगे, तो यहाँ 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। फिर बच्चों अगर ऐसा कर दें, ये देखिए CA2B2, यानी C हो गया, ये A है और ये A हो गया, और यहाँ पे B, तो ये B हो गया, CA2B2 है ना, ऐसा देखो ये इसमें दो ही, इस CA2B2 देखो, 2 ग्रीन एक जैसे और 2 व्हाइट एक जैसे, ये हो गया CA2B2। इसमें बच्चों 2 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, कौन कौन से, एक ग्रीन ग्रीन से जाने वाला प्लेन, ऐसा ग्रीन और ग्रीन से प्लेन जा रहा है, और एक व्हाइट व्हाइट से जाने वाला प्लेन, ये जब ग्रीन ग्रीन प्लेन जाए, ग्रीन ग्रीन छुप जाएंगे और यहां से निकलेगा व्हाइट व्हाइट मिरर इमेज होंगे, जो व्हाइट से प्लेन होके जाएगा तो व्हाइट वाले छुप जाएंगे प्लेन में, और यहां से निकले ग्रीन ग्रीन मिरर इमेज होंगे, 2 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा। तो CA2B2 में 2 पीओएस होते हैं, 2 पीओएस। फिर देखो CA2BC, CA2BC देखो जरा, ये A2BC हो गया, ये ऐसा, देखिए ऐसा, ये A2BC, 2 A एक जैसे और BC अलग जैसे, इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, कौन सा प्लेन, जो ग्रीन और व्हाइट से, ग्रीन और रेड से जाने वाला प्लेन, ये जो ग्रीन और रेड से होकर जो प्लेन जाएगा, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ग्रीन रेड ऐसा। क्यों, ग्रीन रेड छुप जाएंगे, ब्लैक छुप जाएगा, ऐसे निकलेगा तो व्हाइट व्हाइट मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो ऐसा प्लेन जो ग्रीन और व्हाइट से होकर जाएगा वही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, उसके अलावा कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। व्हाइट व्हाइट का प्लेन इधर निकलेगा आके तो ग्रीन और व्हाइट रेड मिरर इमेज नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक पीओएस। ध्यान दीजिए बच्चों, जिसमें पीओएस होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, कोई भी सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा,
लेकिन अगर ऐसा ले लेते हैं सी सी और ए बी सी डी, तो आप देखो ना, आपने सी पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। ये सी डैश एक छोटा सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है। और आप देखिए ना, इसमें कोई पीओएस नहीं होगा, इसलिए कायरल होता ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। देख लीजिए, जैसे 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं वो कायरल होता है क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। तो आप देखो ऐसा मॉलिक्यूल है, ये हो गया सी ए बी सी डी, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए हमने इसमें। ये कायरल नहीं है क्योंकि कहीं किन्हीं 2 ग्रुप के प्लेन आपको नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई 2 नहीं मिलेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हम लोग बात कर चुके हैं। एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे 0 पीओएस है और चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई भी सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, टीटीएल को घुमाएगा वो। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद आता है बच्चों एक्सिस सिमेट्री। देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ए ओ एस ब्रैकेट में सी एन। इसमें n कैसे निकालते हैं? देखो यार, n निकालने के लिए होता है 360 बाई थीटा। ये क्या है थीटा बताएंगे? देखो अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है ना। एक काम करते हैं, अब इसका फोटो ले लो और फोटो लेने के बाद मैं इसको इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसके अराउंड घुमा देंगे। ये एक्सिस आपकी तरफ आई हुई है, बाहर निकली हुई एक्सिस है आपकी तरफ, आपकी तरफ एक्सिस निकली हुई है, अंदर से कैसे गई हुई है, ऐसी एक्सिस है। अब क्या करें, फोटो लिया आपने और हमने इसके इस एक्सिस के अराउंड क्या किया, फोटो ले लीजिए और फिर 180 डिग्री घुमाने के बाद फिर फोटो ले लीजिए ऐसे। ये देखिए क्या सामने से आपको ये जो फोटो आ रहा है और 180 डिग्री घुमाने का जो फोटो आएगा, दोनों आपको फोटो एक जैसे लगेंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे। यानी ये इनिशियल अपीयरेंस और 180 डिग्री रोटेट करने का एक और अपीयरेंस है ना। तो कहेंगे सर पूरे एक रोटेशन में अपनी इनिशियल अपीयरेंस को इसने एक बार रिपीट किया, किस एंगल पे, 180 डिग्री पे रिपीट किया। एक काम करो, जितने एंगल पे अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रिपीट किया रोटेट करने पे, वो एंगल रखो यहाँ पे। 180 पे रोटेट किया तो यहाँ पे 180 रखो, तो एंग कितना मिलेगा, 360 बाई 180 में 2 मिलेगा। तो जिस एक्सिस के अराउंड हमने रोटेट किया हुआ एक्सिस क्या है, एक्सिस सिमेट्री, लेकिन कौन सा, C2। इसके अराउंड घुमाया C2 एक्सिस सिमेट्री, C2, समझ गए? ओके, अब समझो एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। मैं BF3 का मॉलिक्यूल ले रहा हूं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये रहा BF3 का मॉलिक्यूल, देखिए ये बोरॉन और तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, ये लगे वो BF3 है ये, राइट, बोरॉन 3 हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कहा क्या कोई सिमेट्री है? हाँ, इसमें सिमेट्री है। देखो एक एक्सिस ये है, मैं एक्सिस लगा देता हूँ, ये एक्सिस जो ऊपर से ऐसे गई हुई है, ठीक है, मैं इसको एक्सिस बना दिया, एक्सिस बनाया, ये एक्सिस ऐसे निकला हुआ, समझ रहे हैं? अब ये काम करिए, अब फोटो लीजिए, आपको अपनी तरफ से वाई शेप दिखेगा, है ना। फिर मैंने क्या किया, ये एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो मैंने एक्सिस पकड़ रखी है, इस एक्सिस अराउंड इसको 120 डिग्री घुमा दो। देखो यार 120 डिग्री घुमा रहा है, अभी वाई शेप दिख रहा होगा, वाई शेप, फिर 120 के बाद फिर घुमाओ, फिर वाई शेप आ गया। यानी अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रिपीट कर दिया इसने, कितने एंगल पे, 120 पे। यहाँ पे थीटा 120 रखो तो n3 आ जाएगा। तो ये जो एक्सिस के अराउंड हमने घुमाया, ये भी एक्सिस सिमेट्री, लेकिन कितना है, C3। तो एक्सिस सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अराउंड अगर घुमाया जाए तो एक पूरे रोटेशन के दौरान मोर देन वंस अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रिपीट करेगा। 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम है, ये नहीं कि सब 360 पे रिपीट किया, वो नहीं, तो C1 हो गया, 360 नहीं लेगा तो सेम अपीयरेंस हो गया। हाँ, 0 से 360 के बीच में अगर किसी एंगल पे अपनी इनिशियल अपीयरेंस रिपीट करता हो, एंगल रखो, n निकल आएगा और बस वही बोलोगे CN एक्सिस सिमेट्री होगी। जिस एक्सिस पे घुमाया वो CN एक्सिस सिमेट्री। देखिए ये जो एक्सिस सिमेट्री है, ये एक्सिस ये मेरी फिंगर एक एक्सिस है, ऐसे देखिए, ऐसे ये एक्सिस है, राइट, ऐसे। तो ये एक्सिस सिमेट्री है, इसके अराउंड वाई शेप है, और ये एक्सिस जिसके अराउंड घुमा रहे हैं, ये जो इस एक्सिस, ये देखिए, ये अभी वाई शेप आपको दिख रहा होगा अपने सामने, वाई शेप, ये वाई शेप है, फिर वाई शेप, फिर वाई शेप, मतलब हर 160 पे वाई शेप, 120 पे वाई शेप आ जाएगा।
अच्छा इसमें एक और, ये तो इसमें एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री और है, देखो ध्यान दो, देखो 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 देखो, इसमें BF3 में 3 बॉन्ड हैं, एक ये एक ये एक ये, किसी एक बॉन्ड को जरा एक बॉन्ड ले लो ऐसे, ये बॉन्ड आप अपनी तरफ देखो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसको। फिर मैंने क्या, इस बॉन्ड के अराउंड 180 डिग्री घुमा दिया, इस बॉन्ड के अराउंड 180 ऐसे घुमाइए ऐसे, फिर फोटो देखो, यानी ये जो बॉन्ड था आपने देखा ऐसे ऐसे फोटो खींचा आपने, फिर मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के अराउंड घुमाया 180 डिग्री ऐसे, ऐसे घुमा दो कोई दिक्कत नहीं, अभी फोटो खींच लो, इस बॉन्ड के अराउंड 180 डिग्री घुमा दो ऐसे, देखो ऐसे है ना, ये बॉन्ड भी एक्सियल सिमेट्री है, लेकिन कितने एंगल पे रिपीट किया है, 180 पे। तो BF3 में 2 टाइप की सिमेट्री हैं, एक जो पहले देखा था, एक जो अभी देख रहे हैं, दोनों बना लेते हैं। देखो BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, BF3, तो आपने कहा BF3 में देखिए ऐसा है, एक बोरॉन हो गया और 3 फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसमें ये जो एक्सेस सिमेट्री है, ये वाली एक्सेस, ये इसके सेंटर से चार ऐसे निकल रही है, ये ऐसे, ये जो है ये C3 एक्सेस सिमेट्री, लेकिन इसके अलावा फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, देखो यार ये एक एक्सेस है, ये वाली 180 डिग्री घुमा देंगे इसमें, देखिए ये C2 एक्सेस सिमेट्री हो गई, क्यों 180 घुमाने फिर वही वापस आ जाएगा। तो ये इस ऐसे 3 एक्सेस हैं, 3 एक्सेस होती हैं, 3 एक्सेस, C2 वाली यहाँ 3 एक्सेस है, C2 वाली 3 एक्सेस है, राइट, आई रिपीट, C2 वाली कितनी एक्सेस है, 3, क्यों, एक बार ये बॉन्ड, एक बार ये बॉन्ड, एक बार ये बॉन्ड, और C3 वाली एक ही है, कौन सा, अरे ये ऊपर C3 एक ही है, C3 ऊपर निकला हुआ है ऐसा, ये ऐसा ना, ऐसा बाहर निकला हुआ है C3, ऐसे करूं घुमाओ, मुझे लगता है C2, C3, C4, C5 सब क्या होते हैं तो समझ गए होंगे, n कैसे निकालना और कौन सा नंबर देंगे तो क्या होता है एक्सेस सिमेट्री, ये बात क्लियर होनी चाहिए सभी को, ठीक है। BF3 के एग्जांपल लिया, इसमें C2 भी है, C3 भी है, C2 कितना है, एक एक्सेस, C3 कितना है, एक एक्सेस, C2 कितना, 3, C2 वाले 3 एक्सेस हैं, C2 वाले एक्सेस 3 है इसमें, ठीक है। तो काइंडली मुझे लगता है समझ गए हो तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लें एक्सेस सिमेट्री का, तो सर उसको C3 नहीं बोल सकते, किसको, C2 वाले को, वो राइट वाले को, C2 वाले को C3 नहीं बोल सकते। मैंने कितने एंगल पे रिपीट किया, कितना इस के अराउंड कितना एंगल घुमाया आपने, 180, तो 180 यहाँ रखो ना, कितना निकलेगा, यहाँ से निकालते हैं एंगल, यहाँ से एंगल यहाँ रखो तो n निकलेगा, ऐसे 3 निकले, हाँ फिर 2 निकलेगा यार, ठीक है, 360 पे 180 2 ना आएगा, लिखिए डेफिनेशन लिख लें आराम से, लिखिए सर C2 का ऊपर 3 एक्सिस क्यों लिखे हैं सर? C2, अरे C2 3 एक्सेस होंगे, 3 BF बॉन्ड है ना, बॉन्ड तो 3 है ना, तो सर BF3 में भी हो सकता है क्या 3 एक्सिस, तो जो C3 वाला है उसमें भी 3 एक्सिस हो सकता है ना सर? अरे C3 वाला 3 कैसे हो सकता है, ये इसमें एक कौन सी एक्सेस दी है, ये एक्सेस दी, देखो जरा मैं एक्सेस बना लेता हूँ, ध्यान दो, ये रहा, ये एक्सेस पूरी बना ली, ये एक्सेस है, ये जो मैं एक्सेस पकड़ी है ना, ये एक्सेस है, ये वाली, ये देखो ये मॉलिक्यूल है ना प्लेन में, ये एक्सेस है, ये एक्सेस तो एक ही होगी ना BF3 में, ये वाली एक्सेस देखो इसका रंग घूम रही है, दिख रहा है ये, यस सर समझ गया। हाँ तो ये एक्सेस ऐसे एक ही होगी, C3 एक ही है, लेकिन C2 कितनी है, C2 3 है, क्यों, हर एक बॉन्ड C2 है, ये भी C2 है, यस सर, ये भी C2 है, ये भी C2, हर एक बॉन्ड C2 है, हर एक बॉन्ड C2 होता है, मतलब इसमें है BF3 में, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। अच्छा ये बताओ एग्जांपल ले लो, एक डेफिनेशन निकालने के लिए एग्जांपल CH4 का ले लो, CH4 में क्या बोलते हो, CH4 जैसे मॉलिक्यूल ने बनाया ना CH4, सोचो मैं एक मॉडल बना लेता हूं CH4 का, ये देखो ऐसा, ये रहा CH4 दिख रहा है। अब एक काम करो, ध्यान दो, ये एक्सेस, इसका ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड लो, कोई हर एक बॉन्ड एक एक्सेस है, कोई एक बॉन्ड ले लो, तो हमने इस बॉन्ड को अपनी तरफ किया तो आपको अपनी तरफ वाई शेप दिख रहा होगा, देखो एक बॉन्ड मेरी तरफ है और बाकी आपको वाई शेप दिख रहा होगा। एक काम करते हैं, जो बॉन्ड मैंने पकड़ा है मैं उस बॉन्ड के अराउंड इस पे 120 डिग्री घुमाता हूं, ध्यान दो CH4 है ये पूरा,
एक बॉन्ड मैंने पकड़ा है तो आपको वाई शेप दिख रहा है, एक बॉन्ड मेरे साइड ऐसा दिख रही है ना, ऐसा एक बॉन्ड मैंने पकड़ा हुआ है, एक एटम मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे, तो ये वाई शेप दिख रहा होगा ऐसा, तो ये वाई शेप है। अभी काम करता हूं मैं, इस एक्सिस कर रहा हूं, घुमाता हूं 120 डिग्री ऐसे, ये देखिए तो CH4 का ये बॉन्ड जो है 120 डिग्री घुमाने में अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रिपीट करा, देखिए है ना, तो ये बॉन्ड जो है एक्सोसिमेट्री है, लेकिन सी कौन सा लिखेंगे, कितना एंगल घुमाया 120, यहां रखो जरा 120, 3 आ जाएगा। तो CH4 का हर एक बॉन्ड जो है ना, CH4 का हर एक बॉन्ड ये देखिए C H H, ये पीछे गया हुआ, ये H आगे आया हुआ और ये ऊपर गया हुआ। हर एक बॉन्ड CH4 में क्या है, CH4 इसमें हर एक बॉन्ड एक C3 एक्सोसिमेट्री है। हर एक बॉन्ड जो है, हर एक बॉन्ड ऐसा जो है क्या है, घुमाएंगे तो 120 डिग्री पर इनिशियल अपीयरेंस को रिपीट करेगा, तो ये C3 एक्सोसिमेट्री है। और कितनी एक्सेस है ऐसी, 4 एक्सेस होंगी ऐसे। 4 क्यों होंगी, अरे भाई 4, CH4 में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड ना है, CH4 में 4 बॉन्ड है ना। देखो एक बार हमने इस बॉन्ड को लिया, अभी इस बॉन्ड को लेके बनाया ना, तो क्या करो बारी बारी से हर एक बॉन्ड को लो ना, एक बार इस बॉन्ड को लेना, एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना एक्सेस, एक बार इसको लेके इसके राउंड घुमाओ ऐसे, एक बार इसको लेके इसके राउंड घुमाओ, उसी तरीके से। तो हर एक बॉन्ड एक क्या है, हर एक बॉन्ड एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, हर एक बॉन्ड एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, राइट। हर एक बॉन्ड एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, मुझे लगता है आपको बात समझ आनी चाहिए। तो CH4 में 4 बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। कौन सा एक्सेस, C3, क्यों, एंगल 120 पे, 120 पे इनिशियल अपीयरेंस रिपीट कर रहा, C3 के सारे एंगल। इसके अलावा लिख लो घर पे सोचना बना के, ठीक है, ठीक है। CH4 also have CH4 also have 6 C2, 6 axes of C2, 6 axes of C2 EOS। C2 वाले भी 6 होते हैं, इस पे सोचना C2 वाले 6 कहां से आते हैं, ठीक है। अपना क्लास खत्म होगा तो हम बताएंगे। डेफिनेशन लिखिए एक्सोसिमेट्री की, देखिए डेफिनेशन लिखिए, an axis around which if a molecule is rotated by theta degree, an axis around which a molecule is rotated by theta degree and its initial appearance is repeated, and its initial appearance is repeated, and its initial appearance is repeated, then it is known as Sir, and its initial appearance and its initial appearance is repeated, and its initial appearance is repeated, then this axis is known as CN axis of symmetry. That this axis is known as CN axis of symmetry. और जहां n equals to 360 by theta, n कैसे आएगा 360 by theta, ओके। तो देखो बच्चों अभी क्या है, हमने जो किया है ये थी एक्सोसिमेट्री। एक्सोसिमेट्री मतलब एक एक्सिस होगी जिसका हम घुमाएंगे, इनिशियल अपीयरेंस रिपीट होगी, ठीक है। जितने डिग्री रिपीट होगी 360 को से डिवाइड करो n निकल आएगा, ऐसे निकालते हैं सीधे सीधे।
एक क्वेश्चन भी आपके पास पेंडिंग है कि CH4 में 6 एक्सिस होते हैं C2 वाले। यार मैंने CH4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 बताए थे, कुछ वैसे ही दिमाग लगाना। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो 6 थे ना, उस प्लेन का डायगोनल को सोचना, हर प्लेन का डायगोनल एक सेंटर ऑफ एक्सिस सिमेट्री होगा। इतना हिंट है, सोचेंगे घर आप सोच के बताइए। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कीजिए ना। बेटा डेफिनेशन तो भूल गए, फिर भी देखो। An axis inside a molecule is known as, sorry, an axis नहीं, ऐसे लिखिए, an axis around which molecule is rotated by theta degree, an axis around which molecule is rotated by theta degree and its initial appearance is repeated, then this axis is known as CN. Then this axis is known as CN axisymmetry. Then this axis is known as CN axis of symmetry. ठीक है। n कैसे निकालोगे? एंगल रखो, n आ जाएगा सीधे, बस CN बोलते ना। C मतलब होता है एक्सियोसिमेट्री, C वर्ड एक्सियोसिमेट्री के लिए यूज होता है। और जो एक और वर्ड आएगा SN, SN को बोलते हैं हम RROS या फिर AOS। RROS मतलब रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सियोसिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सियोसिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। SN करके लिखा जाता है रोटेशन रिफ्लेक्शन। पहला वाला नाम याद रखिएगा, उससे इसकी फील्ड मिल जाएगी पूरी, है डेफिनेशन उसी में निकल आएगी। रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सियोसिमेट्री, SN करके लिखते हैं। यहां भी n इक्वल्स टू होता है 360 बाई थीटा, n वहां भी वैसे ही निकालेंगे, वही तरीका है। देखो जरा क्या बोलते हैं, रोटेशन पहले वर्ड देखते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर लिया, देखो ऐसे बच्चों, ये स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, ए ऊपर ए नीचे, ए ऊपर ए नीचे, फिर बी नीचे बी ऊपर बी नीचे बी ऊपर। ये देखें एक मॉलिक्यूल, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। कितना डिग्री? 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 है। किसके अराउंड? इस एक्सिस, इसका जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सेंटर के अराउंड, स्क्वायर का सेंटर तो एक्सिस मानिए, स्क्वायर का सेंटर देखिए, ये स्क्वायर का सेंटर है, इससे एक एक्सिस जा रही हो ऐसे, इस एक्सिस अराउंड घुमाने जा रहे हैं। आप 90 डिग्री घुमाइए तो स्क्वायर का स्क्वायर ही बन जाएगा, ऐसा देखिए, ऐसा 1 2 3 4। लेकिन क्या होगा, ध्यान दीजिए, 90 डिग्री घूमने पे ये वाला रेड कहां आ जाएगा, ये रेड यहां आ जाएगा, ये रेड, एक रेड को फोकस करिए, ये क्लॉकवाइज घुमाइए 90 डिग्री, ये यहां पहुंच गया। बाकी अकॉर्डिंगली सबको सेट करो, ये यहां आ गया, ये इधर है, ये ए इधर, ये ए इधर, है ना। फिर बी देखिए, अकॉर्डिंगली बी देखिए, बी भी चलेगा। तो क्या हुआ, हमने इस एक्सिस अराउंड जब क्लॉकवाइज घुमाया 90 डिग्री, तो ये ए घूम के बी की जगह आ गया, ऐसे आ गया। पहले रोटेशन किया, तो कहते हैं जिस एक्सिस अराउंड रोटेट किया है, तो पहले रोटेट कर लिया। अब क्या करते हैं, रोटेट करने के बाद जो फोटो आया उसका मिरर इमेज लेते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं, पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जो आएगा वो इससे रिसेंबल करेगा, ऐसे देखिए। यानी ये दूर, ये मिरर से दूर है ये वाला, ये तो मिरर से दूर ही रहेगा ये वाला, ये मिरर से दूर रहेगा ये वाला, ये। फिर देखो बना लो बाकी, ए नीचे ए ऊपर ए नीचे, फिर बी ऊपर बी नीचे बी ऊपर बी नीचे। देखो मिरर इमेज लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो ना, ये इस वाले कार्बन देखो, ये बी ऊपर, यहाँ पे यहाँ बी ऊपर, ये ए नीचे तो यहाँ ए नीचे। मिरर के पास वाले कार्बन कंपेयर करो, मिरर के दूसरे वाले कंपेयर करो, ये दोनों देखिए सेम आ रहे हैं, सेम अपीयरेंस।
सी में पीरियड सारी नहीं आ रही। तो कहते हैं अगर हम किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के अराउंड घुमाएं थीटा डिग्री, घुमाया ये रोटेशन के फिर रिफ्लेक्शन ले लिया, थीटा डिग्री रोटेट करने के बाद जब रिफ्लेक्शन लेते हैं तो जो कंपाउंड आता है वो कंपाउंड इनिशियल वाले से रिजेंबल कर, दोनों सेम जैसे नजर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो जिस एक्सिस के अराउंड घुमाया है वो एक्सिस क्या है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस सिमेट्री है। जिसके अराउंड घुमाया है वो है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस सिमेट्री, ठीक है। जिसके अराउंड हम घुमा रहे हैं वो क्या है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री। और कौन सा थीटा कितना है यहाँ पे, यहाँ थीटा कितना है,